हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको जेनेटिक्स का पितामह भी कहा जाता है, ये ऑस्ट्रिया के मॉन्क थे। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया के सिसिलियन गांव में हुआ था। ये प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और इन्होंने वहीं से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ये बॉटनी और फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद में सन 1854 से लेकर के सन 1868 तक ये साइंस टीचर बने एक हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रन के अंदर। और वहां टीचर रहते हुए उन्होंने एक बगीचे में मटर के पौधे पर अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए। इन प्रयोगों में उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट प्राप्त किए और उन अजीबोगरीब रिजल्टों को अपने एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन नामक रिसर्च पेपर के रूप में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन के अंदर 1865 में छपाया। जब ये पेपर छपे तो वो एक लोकल जर्नल था जिसके ऊपर वैज्ञानिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की कंट्रोवर्सी में लगे हुए थे, इसलिए इनके पेपरों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सन 1900 में ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल करेंस और इवान शर्मट, इन तीन वैज्ञानिकों ने हाइब्रिडाइजेशन पर काम करते हुए जब वही रिजल्ट पाए तो जो मेंडल सन 1865 में पहले ही निकाल चुके थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनके उसके बाद में मेंडल के नियमों को एक नियम के रूप में परिवर्तित किया, उनके रिजल्टों को, और वो तीन नियम बनाए: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद इन नियमों को पढ़ने से पहले हमें जेनेटिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें ध्यान में रखना होगा। टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी जरूरी है। जैसे हेरिडिटी, जेनेटिक्स, ये दोनों टर्म कभी कभार एक साथ आते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। हेरिडिटी वह प्रक्रिया है जिसके अंदर अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर ट्रांसफर होते हैं, उसे हेरिडिटी कहते हैं। और इन लक्षणों को हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। और ऐस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फैक्टर, मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उस समय जीन की खोज नहीं हुई थी। उनको ये पता नहीं था कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए क्या चीज जिम्मेदार है, तो उस चीज का नाम उन्होंने फैक्टर रखा था। बाद में सन 1900 में जॉनसन ने जीन की खोज कर दी, तो वही फैक्टर जीन बने। एलील्स एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकती हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है कि एक जीन एक आनुवंशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है और उस लक्षण की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, विकल्प हैं, उन दोनों अल्टरनेटिव फॉर्मों को एलील कहा जाता है। इसी प्रकार से होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ऐसे पौधे जो एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हों उन्हें होमोजाइगस कहते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के युग्मक बनाते हों उन्हें हेटेरोजाइगस कहते हैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है किसी जीनी संरचना, जीनोटाइप मतलब जीनी संरचना, और फिनोटाइप का मतलब है बाह्य संरचना। एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य संरचना का जो भी अनुपात होता है वह है उसका फिनोटाइप होता है, और उसकी जीनी संरचना का यानी जेनेटिक मेकअप का जो अनुपात होता है वो जीनोटाइप होता है। इसी प्रकार से रेसेसिव और डोमिनेंट। रेसेसिव वो होता है जो अपने आप को डोमिनेंट के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी हेटेरोजाइगोस जायगोट के अंदर मान लीजिए ये एक लंबा पौधा है और एक ये बौना पौधा है, इन दोनों के अंदर क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। ये लंबे पौधे प्राप्त क्यों हुए, बौने क्यों नहीं हुए? लंबे और बौने में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लंबेपन का जो जीन है वो बौनेपन के ऊपर प्रभावी होता है। तो जो जीन अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी, और जो नहीं कर पाता उसे अप्रभावी कहते हैं या रेसेसिव कहते हैं। मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें एक आनुवंशिक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे केवल लंबाई के लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराएं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और यदि दो आनुवंशिक लक्षणों को एक साथ ध्यान में रख करके क्रॉस कराएं तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे इसके साथ में यदि पुष्प का रंग भी ले लिया जाए
लंबे पौधे पर लाल पुष्प और बौने पौधे पर सफेद पुष्प अगर हो तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। लंबे और लाल पुष्प वाले F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होंगे और फिर उसके बाद में इनका जब रिकॉम्बिनेशन होगा, स्वपरागण होगा, तो उससे विभिन्न प्रकार के F2 पीढ़ी में संयोजन प्राप्त होंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण एक ऐसा संकरण होता है जिसमें प्रोजेनी या उनके जनकों के जीनोटाइप को जानने के लिए ये कराए जाते हैं। यानी किसी संतान का यदि होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ में यदि कोई क्रॉस कराया जाए तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और संतान का जनकों के साथ किसी भी जनक के साथ में अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे बैक क्रॉस। के बाद में मेंडल के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविकता के नियम। प्रभाविकता के नियम ये कहता है कि 2 समजात पौधों में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर केवल एक लक्षण प्रदर्शित करने वाला ही पौधा बनता है, जब दूसरा प्रदर्शित नहीं होता। जो प्रदर्शित होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं और जो प्रदर्शित नहीं होता है उसे रिसेसिव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबे और बौने पौधे के अंदर जब क्रॉस कराया गया तो ये F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो ये लंबे ही क्यों हुए, बौना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लंबेपन का जो जीन है जिसे कैपिटल टी कहते हैं वो डोमिनेंट है, यानी कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है। तो जीनों के या एलीलों के ये डोमिनेंट और रेसेसिव होने को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब एक विषम युग्मजी पौधा युग्मक बनाता है तो उसके दोनों अलील एक दूसरे को बिना प्रभावित किए पृथक पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे को बिना मिक्सिंग किए अलग अलग हो जाते हैं, जबकि वो जीवन भर साथ रहे हुए होते हैं। यानी जब उससे फर्टिलाइजेशन हुआ है उनका तब से लेकर के और युग्मक जनन, वो खुद युग्मक जनन करें तब तक वो साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते, वो मिक्स नहीं होते। और जब भी युग्मक जनन होता है यानी पृथक होने का समय आता है तो वो एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक हो जाते हैं। और इस प्रकार से एक अलील एक युग्मक में ही प्रवेश कर पाता है। दूसरा कहने का मतलब यह है कि एक युग्मक में एक अलील होगा, यानी युग्मक अपने आप में शुद्ध होंगे, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जैसे कि ये F1 पीढ़ी का ये जो पौधा है जब ये युग्मक बनाएगा तो दोनों प्रकार के युग्मक बनाएगा। 50% युग्मक ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल टी होगा और 50% युग्मक ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल टी होगा। तो इस प्रकार ये दोनों टी एक साथ थे उसमें और दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रकार से इनके अलग होने की नियम से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण। आगे चलते हैं स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 2 आनुवंशिक लक्षणों को एक साथ ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस नियम के अनुसार द्विसंकर संकरण में निषेचन से युग्मज बनने के दौरान विभिन्न लक्षणों के अलील स्वतंत्रता पूर्वक अपव्यूहित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतान में नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब अलील्स जो है एक साथ साथ रहने के साथ भी, जीवन भर साथ साथ रहने के साथ भी निषेचन जब होता है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, यानी उनकी मीटिंग रैंडम होती है और ये रैंडम मीटिंग से विभिन्न प्रकार के मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंबे पौधे और लाल पुष्प वाले और बौने पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधों के अंदर जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी लंबे लाल प्राप्त हुए, लेकिन जब इनमें सेल्फिंग कराई गई, स्वपरागण कराया गया, तो F2 पीढ़ी के अंदर ये विभिन्न 16 कॉम्बिनेशंस में लंबे लाल यानी पेरेंट जनक पीढ़ी के अलावा लंबे लाल और बौने सफेद ये पेरेंटल पीढ़ी है, उसके अलावा ये नए कॉम्बिनेशंस भी डेवलप हुए। ये नए संयोजन कहां से आए? ये नए संयोजन तो इनके जनक में थे ही नहीं, ये आए कहां से? ये नए कॉम्बिनेशन आए स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण, अलीलों के स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण, यानी रैंडम मीटिंग के कारण नए कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ये नए कॉम्बिनेशन का बनना ये साबित करता है कि अलील्स स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं।